So we were done with the last lecture about hemodynamic disorders, and today our topic is embolism, infarcts, and shock. Today I will try to limitize my lecture just with the slides. So मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्लाइड से ज़्यादा बाहर ना पढ़ाऊँ, लेकिन हमने बहुत सारी बातें लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। एक्चुअली हमने थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को काफ़ी डिस्कस कर लिया था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था। जब मैंने आपको थ्रोम्बस फॉर्मेशन के बारे में बताया, थ्रोम्बोसिस के बारे में बताया, तो मैंने आपको डिक्रीज्ड कैलिबर ऑफ वेजल्स की वजह से जो एक्लूडेड या लॉज्ड आर्टरीज़ हैं, उनकी वजह से जो एंड ऑर्गन डैमेज होगा या इन्फेक्शंस होंगे, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत मैंने पहले बता दिया था। इसको आज ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं। सो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन पढ़े, मैथ सच एन एयर बबल detached blood clot foreign body that travels through the bloodstream and lodges so as to obstruct or occlude a blood vessel। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस एयर बबल है, डिटैच्ड ब्लड क्लॉट है। डिटैच्ड ब्लड क्लॉट कौन सा हो सकता है? एयर। आपको जो मैंने बताया था एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में, तो मैंने आपका ब्लड क्लॉट का पूरा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, ये वही डिटैच्ड ब्लड क्लॉट है। फॉरेन बॉडी कोई भी हो सकती है, आपने इंजेस्ट की है, सर्जरी में कोई इंसर्ट हो गई है, सर्जरी में कुछ भी सर्जरी के दौरान कोई भी चीज़ एंटर हो गई है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन में। दैट ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लॉजेस एज टू ऑब्स्ट्रक्ट और अक्लूड अ ब्लड वेसल। इसको ज़्यादा क्लियर करें, यहाँ पे देख लें, एन एम्बुलेंस इज डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड और गैशियस मैस, एयर बबल्स भी हो सकते हैं, दैट इज कैरिड बाय द ब्लड टू अ साइड डिस्टेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट। अगर वो उसी जगह पे है, जैसे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल एम्बोलाई रिप्रेजेंट सम पार्ट ऑफ अ डिसलॉज्ड थ्रोम्बस। थ्रोम्बस हमेशा म्यूरल होगा, हमेशा वॉल के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, लेकिन एम्बोलाई वो होगा जो अपनी ओरिजिनल साइट से ब्लड सर्कुलेशन से ट्रेवल करके कहीं और किसी और जगह जा चुका होगा और कहीं और जाके किसी आर्टीरियल या वेनस सिस्टम में अक्लूड हो जाएगा, लॉज हो जाएगा, और वहाँ पे जो भी एंड ऑर्गन डैमेज है, इन्फेक्शन है, शॉक है, हाइपोक्सिया है, जो भी सिम्टम्स करवा सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आर्टरी के कितना एक्लूजन कर दी है उसने, सप्लाई की कितनी एक्लूजन कर दी है, कितना कैलिबर ऑफ आर्टरी है जिसको उसने होल्ड कर दी है, रोक दी है ब्लड सर्कुलेशन को, वो तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो फिर वही थ्रोम्बस, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि तकरीबन सारे ही एम्बोलाई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एम्बोलाई रिप्रेजेंट सम पार्ट ऑफ द डिसलॉज्ड थ्रोम्बस। वो जो थ्रोम्बस था, जो म्यूरल वॉल थ्रोम्बस था, जो एक थ्रोम्बस था जो एक बना था कहीं भी किसी भी वेस्कुलर डैमेज की वजह से, वो जो थ्रोम्बस बनते हुए जब वो टूटा और वो एक एम्बोलाई की सूरत में ब्लड सर्कुलेशन से ट्रैवल किया और कहीं किसी आर्टरी में जाके, जो अगर फॉर एग्जांपल नैरो आर्टरीज थी, वहाँ पे जाके वो क्लूड होगा, और ओक्लूड जब होगा तो अब हम उसे ये कहेंगे कि ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे थ्रोम्बस हैं जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से आते हैं। मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हम बात करें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमेशा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहाँ से आता है? डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से। कहाँ से? प्रॉक्सिमल लेग्स से। ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ योर लेग्स से। तो वो जो प्रॉक्सिमल से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा होता है? वो डिस्टल से आ रहा होता है, डिस्टल लेग से प्रॉक्सिमल में आएगा, इन प्रॉक्सिमल से ट्रेवल करता हुआ पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर देगा। तो फिर एक्चुअली कोई थ्रोम्बस था जो डीप वेनस सिस्टम ऑफ योर लेग्स में बना था, और वहां से वो डिसलॉज हुआ और वो ट्रेवल करते हुए इंफीरियर वेना केवा से राइट साइड ऑफ योर हार्ट तक आया, और उसके बाद जब वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया तो यहां हम उसको कहेंगे कि अब ये एक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, बिकॉज ये पल्मोनरी सिस्टम में है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। The emboli ultimately lodge in vessels too small to permit further passage। देखें जी, अगर तो वो लॉज हो गया, एक्लूड हो गया इतना कि वो अच्छी खासी ब्लड सप्लाई को होल्ड कर देता है, रोक देता है। जैसे कि इन्फेक्शन अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप इस बात को
खुद से ही सोच लें कि कम से कम 70 to 80% अक्लूजन हुई है तो ही प्रॉब्लम हुई है, तो ही इन्फेक्शन हुआ है। 70 to 80%, इससे कम अक्लूजन पे इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन क्या है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इस्कीमिक नेक्रोसिस है उस टिश्यू का जिसको वो आर्टरी सप्लाई कर रही थी या वेन सप्लाई कर रही थी, जहां पे अक्लूजन हुई है उस थ्रोम्बस की। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ ओरिजिन एम्बोलाई में लॉज इनटू पल्मोनरी सिस्टम। मैंने आपसे जैसे बात की, पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी जा सकता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी जा सकता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कैसे जा सकता है? ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आगे हम बात करते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कैसे जा सकता है। अभी हम इसको पढ़ते हैं। द प्राइमरी कंसिक्वेंस ऑफ सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन इज सिस्टेमिक नेक्रोसिस। ठीक है, इन्फेक्शन होगा, इस्कीमिक नेक्रोसिस को ही इन्फेक्शन कहेंगे, हमने पहले भी ये बात पढ़ी है। व्हाइल एम्बोलाइजेशन इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन लीड्स टू हाइपोक्सिया हाइपोटेंशन। हाइपोक्सिया हाइपोटेंशन कैसे होगा? डिसलॉज हो गया आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, अगर फॉर एग्जांपल क्या होगा उससे? ब्लड सप्लाई फ़ौरन से कम हो जाएगी। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली हाइपोक्सिया शुरू हो जाएगा और आपके लंग्स हाइपोक्सिया को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते, कोई भी टिश्यू नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली लंग तो मेन ऑर्गन है जहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजनेशन होनी है। अगर वो ही डीऑक्सीजनेट हो जाएंगे, उनको ही ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो पूरा सिस्टम ही डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। ठीक है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की बात क्यों हो रही है? देखिए जी, अगर तो पल्मोनरी वेस्कुलेचर में हो गया है, एक्लूजन हो गई है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया है, तो क्या होगा? राइट हार्ट से जितना भी ब्लड आ रहा है उसने कहाँ जाना है? पल्मोनरी वेस्कुलेचर में। वो पल्मोनरी वेस्कुलेचर में पहुंच तो रहा है, लेकिन उस एक्लूजन की वजह से ना वो लंग्स में जा रहा है, ना वो ऑक्सीजनेट हो रहा है, और ना ही ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट एट्रिया में जा पा रहा है। तो फिर क्या होगा? फिर वही कंजेस्टिव फेलियर शुरू हो जाएगा। ब्लड आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, स्टेसिस होना शुरू हो जाएगा। ब्लड पल्मोनरी वेस्कुलेचर में आफ्टर सिस्टली ऑफ योर राइट हार्ट, राइट वेंट्रिकल जाएगा, और जब वहाँ जाएगा तो वहाँ पे तो ऑलरेडी ब्लड रुका होगा बिकॉज ऑफ द एक्लूजन। 100% एक्लूजन तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली, ये समवट नियर टू 70%, 80%। सो वो 70-80% अगर जा रहा है, तो जहाँ 100% ब्लड को ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट हार्ट में जाना चाहिए था, वहाँ पे 30% जा रहा है एंड 70% पीछे रुक रहा है। तो पीछे से जब और ब्लड आएगा तो फिर वही, जैसे मैंने आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की पैथोलॉजी बताई थी, एग्जैक्टली वही पैथोलॉजी होगी। ब्लड रुकना शुरू हो जाएगा और इस तरह राइट साइडेड फेलियर शुरू हो जाएगा। लेफ्ट साइडेड की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि लेफ्ट साइडेड को तो मिल ही नहीं रहा ब्लड, तो राइट साइड में ज़्यादा स्टेसिस ऑफ ब्लड हो रहा है, राइट साइड में ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही है, राइट साइड में ज़्यादा डैमेज हो रहा है, इस वजह से राइट साइडेड फेलियर में फौरन से चला जाएगा हार्ट। अगर पल्मोनरी वेस्कुलेचर में थ्रोम्बस लॉज हो जाए तो इस तरह से रप्चर होता है आपकी पल्मोनरी वेस्कुलेचर का। पल्मोनरी एम्बोलाई ओरिजिनेट फ्रॉम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। मैंने आपसे पहले ये बात की थी कि प्रॉक्सिमल लेग से आएगा और डीप वेन्स ज़्यादा शामिल होती हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि सुपरफिशियल फेमरल वेन जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीप वेनस सिस्टम। जितनी भी डीप वेनस सिस्टम होती हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं डिसलॉज ऑफ एक्चुअली द थ्रोम्बस ऑफ डीप वेन। डीवीटी इटसेल्फ भी एक डिजीज़ है जो मेनली बहुत सारी, अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, लोकल सर्जरी में बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स होती हैं जिनमें एयर एम्बोलिज्म होता है, जिनमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। अगर वो लेग्स में चला जाए, अगर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिसलॉज होकर एम्बोलाई चला गया और वो जाके डीप वेन्स में अक्लूड हो गया, तो वो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस करवा देता है, डीप वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करवा देता है। लेकिन अगर वहीं पे ही कोई एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लैक था, वही थ्रोम्बस करवा रहा है और वहीं लोकली ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे लोकल एक इन्फ्लेमेशन हो गई है, यहाँ पे लोकल सेलुलाइटिस हो गया है, यहाँ पे लोकल रेडनेस है, हाइपरथर्मिया है, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड है, रेडिश कलर है, तो इसका मतलब है यहीं पे कोई लोकल थ्रोम्बस है। अगर किसी सर्जरी के बाद है, लेट बेड रिडन पेशेंट है, किडनीज़ का कोई इशू है, उसकी वजह से कोई एथ्रोसाइटिक प्लैक डिस्टर्ब हुआ है, कोई यूरेटर प्रोसीजर था, फॉर एग्जांपल कोई यूरिथ्रा का कोई प्रोसीजर था, कोई डिसलॉज करना चाह रहे थे वो यूरेटर में किसी स्टोन को, उसकी वजह से उन्हें यूरेथ्रा से कोई एब्लेटर लेके जाना पड़ा ताकि वो एब्लेशन कर सकें उस स्टोन की, और उसकी वजह से कोई कोई थ्रोम्बस था
कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक था जो वहाँ से डिस्टर्ब हुआ, जो वहाँ से टूटा, डिसलॉज हुआ, उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया, और वहाँ से जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा वो मोस्टली डीप वेन्स में जाके लॉज होगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे जाके वो लॉज हो जाएगा तो हम ये कहेंगे ये डीप वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। लेकिन अगर लोकली बन रहा है वहाँ पे थ्रोम्बस, म्यूरल थ्रोम्बस है, तो हम कहेंगे ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है। दोनों में एक प्रेजेंटेशन होती है जिसे हम कहते हैं ये लिवेडो रेटिकुलरिस है। एक क्योंकि वेन्स में जब हो जाएगा लॉज तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ब्लूइश मैश नज़र आएगा। लिविड मीन्स टर्निंग ब्लू, रेटिकुलरिस मीन्स, रेटिकुलम का मतलब होता है, एक रेटिकुलर का मतलब होता है कि वहाँ पे एक मैश, एक नेट बन जाएगा, तो आपको ब्लूइश वेन्स का एक मैश नज़र आएगा जिसको कहते हैं ये लिवेडो रेटिकुलरिस है। आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा कि लिवेडो रेटिकुलरिस कैसे नज़र आता है तो आपको पता चलेगा कि आपको वाकई लेग्स में एक ब्लूइश मैश ऑफ वेन्स नज़र आता है आफ्टर द occlusion ऑफ एनी एम्बोलाई और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक। 95% of cases pulmonary embolism originate from leg DVTs. In medicine we call it as pulmonary embolism and DVT, deep venous proximal venous thrombosis, deep venous thrombosis, as these two diseases are one. They want you to remember that these two names are interchangeable, deep venous thrombosis and pulmonary embolism, because they are very interrelated, because the symptoms of these two are very closely related, because the presentation of these two are very interchangeable. आप जब देखते हैं कि कोई पेशेंट आपके पास डिस्निया के साथ आ रहा है, स्वेटिंग के साथ आ रहा है, इंक्रीज्ड टेम्परेचर के साथ आ रहा है, वर्सनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी है, वर्सनिंग ऑफ सेचुरेशन है, ड्रॉपेज ऑफ सेचुरेशन है, जितनी मर्जी आप उसको 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं, स्टिल ड्रॉपेज है सेचुरेशन की, तो आप फ़ौरन ये देखते हैं कि इसका कोई पहले प्रोसीजर हुआ, आप रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई डीप वेनस थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा था पहले इस पेशेंट को। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एम्बुलस इट कैन इंक्लूड द मेन पल्मोनरी आर्टरी। देखें जी, डिपेंड करता है कितना बड़ा एम्बोलाई है, ठीक है। देखें, अगर तो एम्बोलाई डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से है तो इट इज़ वेरी लेस लाइकली दैट इट passes योर pulmonary vasculature एंड एंटर इनटू दिस द हार्ट, लेफ्ट हार्ट। ये बहुत कम होता है कि एम्बुलसिस या थ्रोम्बोसिस जो क्लॉट्स हैं वो लेफ़्ट हार्ट में चले जाएं, ठीक है। एम्बोलाई जो हैं वो लेफ़्ट हार्ट में चले जाएं। कोई भी एम्बुलस, कोई भी एम्बोलाई लेफ़्ट हार्ट में उस सूरत में जा सकता है कि जब आपकी म्यूरल वॉल डैमेज हो, जैसे कि आपकी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, तो वो डायरेक्टली राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट में चला जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द सेप्टम बिटवीन द एट्रिया, ठीक है। दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम का डिफेक्ट होगा तो ही लेफ्ट हार्ट में जा सकता है। अदरवाइज अगर वो डिसलॉज हुआ है लेग से और पल्मोनरी वेस्कुलेचर तक पहुंच गया तो लेफ्ट हार्ट तक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पल्मोनरी वेस्कुलेचर इतना नैरो होता है कि वो अलाउ नहीं करता कि वो जो एम्बोलाई है वो वहाँ तक जा सके, क्योंकि वो वहीं स्टक हो जाता है, वहीं एक्लूड हो जाता है। Frequently, there are multiple emboli occurring either sequentially or simultaneously as a shower of smaller emboli from a single large mass. You can read that and understand it, because इसमें मतलब यही है कि हो सकता है कि एक ही थ्रोम्बस से मल्टीपल एम्बोलाई आ रहे हों। देखें, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो डिस्निया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, स्वेटिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है, और आपको लग रहा है कि लंग साउंड्स भी अब नॉर्मल हैं, और आपको लग रहा है कि आप डी डाइमर्स करवाते हैं जो कि स्प्लिट फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको लगता है कि ये वही सब कुछ है, थ्रोम्बस का ही कोई पार्ट है जो एम्बोलाई बन के आया है, तो फिर आपको इन अगर वो आपके पास प्रेजेंट करता है ज़िंदा, तो इसका मतलब है कि उसने पहला अटैक बर्दाश्त कर लिया है। इसका मतलब है कि इसको जो पहली दफ़ा एम्बोलाई आया है वो इतना सवियर नहीं था कि इसको हार्ट अटैक होता या इसका पल्मोनरी वेस्कुलेचर इतना डैमेज होता कि इसे पल्मोनरी एडीमा हो जाता और ये इतना डीसेचुरेट कर जाता कि पेशेंट सीधा वेंटिलेटर पे चला जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मतलब ये है कि राइट हार्ट फेलियर से भी बच गया है, इसका मतलब ये है कि पल्मोनरी एडीमा से भी बच गया है। मे बी स्मॉल अमाउंट में पल्मोनरी एडीमा हो भी सही,
मे बी एक्स्ट्रावेजेशन हो भी जाए, लेकिन इतनी ना हो कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। राइट हार्ट फेलियर नहीं है, आपको ये पूलिंग ऑफ ब्लड नहीं मिल रही है, आपको पिडल इडीमा नहीं मिल रहा है, आपको हेपेटिक सर्कुलेशन में कुछ नहीं मिल रहा है, आपको हेपेटिक रब नहीं मिल रहा है, अगर आपको इंक्रीज साइज ऑफ लिवर नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ स्टेसिस ऑफ ब्लड इन पोर्टो हेपेटिक सर्कुलेशन, तो इसका मतलब है कि उसने बर्दाश्त कर लिया है पहला एम्बोलाई। इसका मतलब है पहला एम्बोलाई इतना सवियर नहीं था कि वो फेटल होता। अब आपका क्या एम है? अब आपका एम ये है कि कहीं उसी थ्रोम्बस से एक और एम्बोलाई ना आ जाए, इसलिए आपको फौरन से प्रिवेंट करना है उसको। उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, तो आपने उसको फौरन से प्रिवेंट करना है, इसीलिए आप ब्लड थिनर्स भी देना शुरू करते हैं। और अगर आप वो मैश लगा सकें, जो आप इंफीरियर वेना केवा में मैश लगा देते हैं, जो कि फिर एम्बोलाई को ऊपर नहीं आने देता, तो अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप वो सर्जरी भी कर सकते हैं। लंग में एम्बोलाई आएगा तो आपको इस तरह से नजर आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यू कैन सी दैट। सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहाँ से मैक्सिमम आएगा? मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया, पहले भी मैंने आपको बताया सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में लिवेडो रेटिकुलर बताते हुए। और क्या हो सकता है? एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, मैंने आपको बताया। सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का एक एग्जांपल मैंने कल भी आपको दी थी, लास्ट लेक्चर में, सॉरी, मैंने आपको दी थी। मैंने आपको कहा था कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए और ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो क्लॉट लेफ्ट हार्ट से सिस्टम में चले गए थ्रू एओर्टा, तो वो मल्टीफोकल इन्फार्क्ट्स करवा सकते हैं आपके ब्रेन में। जहां भी जाएंगे इन्फार्क्शंस करवाएंगे, हेमरेज करवा सकते हैं, इस्कीमिया करवाएंगे। किस वजह से हो सकते हैं? लेफ्ट एट्रियल डायलेशन। लेफ्ट एट्रियल डायलेशन मोस्टली आपको माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस में मिलती है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में भी मिलती है, लेकिन माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैं फिर लेक्चर से थोड़ा सा हट जाऊंगा, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये समझाने के लिए आपको थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा बताना पड़ेगा। चलें मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस में स्टेनोज्ड है आपका वाल्व। अगर उसका डायमीटर, नॉर्मल डायमीटर जितना भी था, उसका नॉर्मल डायमीटर उससे कम है, और कैलिबर ऑफ दैट वाल्व इज डिक्रीज्ड नाउ, तो जहां वो एक बीट पे, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, 100 ml ब्लड अलाउ कर रहा था एंटरिंग फ्रॉम एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल, अब वो सिर्फ 30 ml अलाउ कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। 70 ml तो वहीं रह गया ना लेफ्ट एट्रिया में। यही 70 ml जब इकट्ठा होता रहेगा तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली डायलेशन ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल। द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर हार्ट इज लेफ्ट एट्रिया। दैट्स वाई जब एट्रियल डायलेशन के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो अक्सर वो आपको ये बताता है कि मैं एनोरेक्सिक हूँ, मुझे रीगर्जिटेशन फील होती है, मैं हर वक्त नॉशियस फील करता हूँ। और जब आप उसका लेटरल मेडिसिनल एक्सरे करवाएंगे, लेटरल व्यू, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कोई स्ट्रक्चर है जो आपके एसोफेगस को कॉम्प्रेस कर रहा है, वो एक्चुअली आपका लेफ्ट एट्रियम होगा। लेफ्ट एट्रियम उसको कॉम्प्रेस कर रहा होगा बिकॉज ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, बिकॉज ऑफ एट्रियल डायलेशन कॉज्ड बाय माइट्रल स्टेनोसिस। तो फिर वो लेफ्ट एट्रिया को अगर आपने डायग्नोज करना है, तो आपको सिंपल प्रेजेंटेशन पे भी आप डायग्नोज कर सकते हैं। सो एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में हमने बात कर ली थी, एट्रियल डायलेशन मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल इन्फार्क्ट्स, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल इन्फार्क्ट्स वो होते हैं जो इंफीरियर वॉल एमआई की वजह से हो रहे होते हैं। इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इंफीरियर वॉल का सवियर इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से वॉल रप्चर होगा और सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। द रिमाइंडर ओरिजिनेट फ्रॉम एओर्टिक एनेरिज्म। बाकी बहुत सारे डिजीजेज हैं जिनकी वजह से भी हो सकता है। Arterial emboli can travel to a wide variety of sites. The point of arrest depends on the source, relative amount of blood flow, the downstream tissue receive. The consequences of systemic emboli depends. अब देखें जी, क्या रिजल्ट्स निकलते हैं उस सिस्टेमिक एम्बोलाई के? डिपेंड करता है कि कितना इस्कीमिया हो रहा है उस टिश्यू का, कितना हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर शेड एरियाज ऑफ ब्रेन है, दे आर ऑलरेडी इस्कीमिक नेचुरली,
इवन आप ज़्यादा हाइपोटेंशन भी करवा दें तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। सवियर हाइपोटेंशन करवा दें तो वाटरशेड एरियाज इतने सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनमें ऑलरेडी ब्लड बहुत कम पहुंच रहा होता है ब्रेन में, ब्रेन के वाटरशेड एरियाज में। तो अगर सिंपल हाइपोटेंशन भी करवा दें तो वो प्रोन होते हैं इस्केमिक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के। अगर वहाँ पे कोई एम्बोलाए चला गया, सिस्टेमिक एम्बोलाए, आर्टीरियल एम्बोलाए चला गया, तो वो तो फौरन से ही वल्नरेबल हैं सवियर इस्कीमिया के। सो फिर सिस्टेमिक एम्बोलाए जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो वल्नरेबिलिटी है कि कितना कैलिबर है, कितना कैलिबर उसने एक्लूड कर दिया है उस सर्टेन सप्लाई ऑफ एक सर्टेन टिश्यू का, या फिर क्या कैलिबर था उस वेजल का जो उसने एक्लूड किया। अगर तो कैलिबर ज़्यादा था, अगर उसने एक्लूड कर भी दिया है वहाँ पे, तो हो सकता है कि ज़्यादा होने की वजह से 50% एक्लूजन हो, 50% ना हो। अगर 50% ब्लड सप्लाई आ रही है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टिश्यू डैमेज सीवियर नहीं हो सकता। कोलेट्रल ब्लड सप्लाई अगर हैं, जैसे कि हार्ट में होती हैं, कोलेट्रल ब्लड सप्लाई अगर हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मेन आर्टरी एक्लूड कर भी दी है तो कोलेट्रल से ही सप्लाई हो जाएगी, कोलेट्रल्स टिश्यू को बचा लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू डायरेक्ट नेक्रोसिस, इस्केमिक नेक्रोसिस विच इज कॉल्ड इंफाक्शन। किस तरह से हो सकता है एम्बोलाइस, कैसे नजर आ सकता है, यू कैन सी हियर। ठीक है, किस तरह ये एक्लूजन कर रहा है, यू कैन सी हियर। जैसे जैसे आर्टरी में जा रहा है, जहाँ जहाँ कैलिबर डिक्रीज होता जाएगा, जहाँ पे कैलिबर इतना कम हो जाएगा, साइज इतना कम हो जाएगा कि वो उसको पास नहीं कर पाएगा, वहाँ पे जाके एम्बोलस स्टक हो जाएगा और एक्लूजन कॉज करवाएगा। फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म भी देखें, मैंने शायद लास्ट में भी बात की थी, मैंने आपसे बात की थी कि लॉन्ग बोन्स में, मेडुला में, येलो बोन मैरो में जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं। जो फैट ग्लोब्यूल्स होंगे येलो बोन मैरो के, वो आपके सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपके सिस्टम में आ जाएंगे तो उसी वजह से क्या होगा, कहीं भी वो एक्लूड हो सकते हैं। वो जो फैट ग्लोब्यूल्स होंगे वो कहीं भी एक्लूड हो सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से वही इन्फेक्शन हो सकता है। यही फैट एम्बोलिज्म आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी जा सकते हैं, यही फैट एम्बोलिज्म आपके सिस्टम में भी जा सकते हैं, ये कहीं भी अटैच हो सकते हैं, कहीं भी जाके एक्लूड हो सकते हैं। उसकी वजह से जो एम्बोलिज्म होगा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल डैमेज भी हो सकती है, डायरेक्ट डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, बायोकेमिकल डैमेज कैसे होता है, देखें जी, कुछ तो चलो हमने सर फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हुआ डायरेक्ट लॉन्ग बोन्स में, देखें ये मोस्टली पेल्विस में या फीमर में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे येलो बोन मैरो मैक्सिमम होती है। मैंने लास्ट में आपको समझाया था वाई येलो बोन मैरो इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसका फंक्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि ये स्टोरेज ऑफ फैट्स के लिए ज़रूरी है। और फिर ये एडिपोसाइट्स में फ़ैट को येलो बोन मैरो उसमें एक्यूमुलेट करती है एडिपोसाइट्स में, और जब कोई डैमेज होगा, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स का डैमेज होगा येलो बोन मैरो में, तो फिर यही जो एडिपोसाइट्स हैं ये फैट रिलीज करेंगे जो फैट ग्लोब्यूल्स बन के कहीं भी जाके अक्लूड हो सकते हैं। अब जो फैट एम्बोलिज्म होगा, इंट्रावेस्कुलर फैट है, ऑब्वियसली ब्लड वेजल्स में जाके ब्लॉकेज कर सकता है ब्लड फ्लो की। फीमर, टीबिया, जो शिन बोन है, कहीं से भी किसी के भी जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो वेट बेरिंग बोन्स हैं, जिनमें वैसे भी बोन मैरो ज़्यादा है, वहाँ से प्रोन हैं, अगर उनकी इंजरी हुई है, उनका फ्रैक्चर हुआ है, तो ये हो सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि ये बायोकेमिकल डैमेज भी करवा सकते हैं। यहाँ मैंने वर्ड पढ़ा भी था कि बायोकेमिकल डैमेज भी करवा सकते हैं ये, मैं बहरहाल आपको फिर भी बता देता हूँ अगर नहीं भी लिखा हुआ। बायोकेमिकल डैमेज ऐसे होगा कि ट्रॉमा के बाद, अगर फॉर एग्जांपल ट्रॉमा की हम बात नहीं करते, अगर कहीं और ट्रॉमा हुआ है और एक सेप्टिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में है आपका सिस्टम, आपका पूरी बॉडी, वो जो इन्फ्लेमेशन है वो लिबरेट करेगी फैटी एसिड्स को इनटू वेनस सर्कुलेशन। किस तरह? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज which ultimately breaks down the triglycerides into free fatty acids which reaches your blood circulation and include the blood vessels। ठीक है, इस तरह भी बायोकेमिकल इंजरी भी करवा सकते हैं अगर डायरेक्टली आपकी लॉन्ग बोन किसी ट्रॉमा की वजह से
इंजर नहीं भी हैं तो। लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड्स। फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम क्या है? इज द टर्म अप्लाइड टू द माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हु बिकम सिम्टोमेटिक। हो सकता है कि आपको फैट एम्बोलाई हो और आप एसिम्टोमेटिक हो सकता है वो कहीं इंक्लूड ना हो, वो इतना छोटा पीस हो कि वो इंक्लूड हो ही नहीं, एट द एंड वो एक्सक्रीट आउट हो जाए फ्रॉम योर किडनी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पल्मोनरी इंसफिशिएंसी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारे सिम्टम्स हैं जो फैट एम्बोलाई की वजह से आपको आ सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ें। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज एट्रीब्यूटेड टू प्लेटलेट एडहीजन होने लग जाती है जी फैट ग्लोब्यूल्स के साथ, ये अट्रैक्ट करते हैं प्लेटलेट्स को और सिक्वेस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जितना भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है वो इसमें अफेक्ट होता है, और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है वो उसमें सिक्वेस्ट्रेशन भी हो सकती है, स्प्लीन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो सकती है, या सब्सिक्वेंट एग्रीगेशन भी होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्लेटलेट फैट के साथ अटैच होंगे तो हो सकता है कि वो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएं और वो और प्लेटलेट्स की भी एग्रीगेशन वहाँ पे शुरू कर दें, और एग्जैक्टली सिमिलरली रेड सेल एग्रीगेशन भी हो सकती है, विच लीड्स टू अल्टीमेटली hemolysis. Pathogenesis of fat emboli syndrome. Pathogenesis of fat emboli syndrome probably involves both mechanical obstruction, हाँ जी, ये biochemical injury. I have told you about the biochemical injury. Fat microemboli and associated red cell and platelet aggregation can include the, कहीं भी वो stack up होके अक्लूड कर सकते हैं, कहीं भी वो लॉज हो सकते हैं अगर वो stack up हो जाएंगे तो। एयर एम्बोलिज्म, मैं इसका एक आपको पहले एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। एयर एम्बोलिज्म को वैसे गैस एम्बोलिज्म भी कहते हैं। ब्लड वेसल ब्लॉकेज करवा सकते हैं जी ये, ठीक है, और एयर किसी भी तरह आपकी सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस हो सकती है, किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से हो सकती है। आपने लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसमें हो सकती है। डायरेक्ट लंग डैमेज हो रहा है, ठीक है, डीकम्प्रेशन हो रही है लंग की, गैसेस की, उसमें हो सकता है। लंग ओवर एक्सपेंशन इंजरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू डिस्कस दैट बिकॉज डाइवर्स में ये होती है कि डाइवर्स में आर्टीरियल गैस ही एम्बोलाई बन जाती है। कैसे? जब वो डाई करते हैं उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग गैस जो होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे डाइव करें तो उसमें जो ब्रीदिंग गैस होती है वो वीनस सिस्टम में समटाइम्स बिकॉज ऑफ लंग बैरोट्रॉमा वो ट्रैप हो जाती है। वो इंस्टेड ऑफ ट्रैपिंग इनटू द एल्व्यूलर कैपिलरीज, होना ये चाहिए था कि उन्हें एल्व्यूलर कैपिलरीज में रहना चाहिए था, लेकिन वो इतना डीप डाइव करते हैं जिसकी वजह से अगर पल्मोनरी बैरोट्रॉमा हो गया उस डाइविंग के दौरान, तो फिर यही जो कैपिलरीज में, एल्व्यूलर कैपिलरीज में आपकी ब्रीदिंग गैस थी, ये आपकी सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस हो जाएगी थ्रू द सिस्टेमिक आर्टरीज। और अगर ये सिस्टेमिक आर्टरीज में इंट्रोड्यूस हो गई तो ये कहीं भी एयर एम्बोलिज्म करवा सकती है, ठीक है। और अगर ये शंटेड हो गई, अगर ये पेटेंट फोरामेना वेल से अगर ये चली गई, डिसलॉज हो गई, ये ब्रेन में भी जा सकती है। और जैसे बाकी मैंने आपको जितने भी एम्बोलाई के सिम्टम्स बताए हैं और एम्बोलाई के कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं, एग्जैक्टली ये वैसे एक्ट कर सकती है। ये एयर एम्बोलिज्म ऐसे ही एक्ट कर सकता है। डिकम्प्रेशन सिकनेस, एग्जैक्टली मैंने आपको उसके बारे में बताया। बेंड्स एंड चोक्स, ये गैस बबल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में सिम्टम्स के नेम्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल गैस बबल्स स्केलेटल मसल्स, स्पोर्टिंग टिश्यूज एंड जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही हैं विच इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन, तो इट इज़ कॉल्ड द बेंड्स। और अगर ये लंग गैस बबल्स हैं जो सिर्फ लंग में ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, लंग में डीमा कर रहे हैं, हेमरेज कर रहे हैं, फोकल एटिलेक्टेसिस कर रहे हैं, एम्फाइसीमा कर रहे हैं। एम्फाइसीमा एक्चुअली ये आपके मिडिल साइज जो एल्वियोलाई हैं, मीडियम साइज है, उनका रप्चर है, ठीक है, लीडिंग टू ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विच इज़ कॉल्ड द चोक्स। चोक तो वैसे हम याद रख सकते हैं, आपको पता है कि चोकिंग में ऑब्वियसली आप किसी के ब्रीदिंग को हॉल्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय द एक्यूट डीकम्प्रेशन सिकनेस आर ट्रीटेड बाय being placed in a chamber under sufficiently high pressure। जी ये ट्रीटमेंट सोल्यूशन है कि आप उनको हाई पेशेंट को जो डिकम्प्रेशन सिकनेस के साथ है, जो डाइवर है फॉर एग्जांपल, उनको एक हाई ऐसे सोल्यूशन में, ऐसे चैम्बर में रख दें जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, तो वो क्या करेगा, उन बबल्स को जो एक सिस्टम से, जो एक सोल्यूशन से निकल के सिस्टम में चले गए थे, उनको वापस रिजॉर्प्शन शुरू कर देगा उनकी,
ठीक है, उनकी और जो गैसेस एक्स्ट्रा थी जो कि ट्रैप हो गई थी, आप उनको एक्सहेल करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है एक्चुअली। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस डीकम्प्रेशन को हम सब्सिक्वेंटली कम से कम करते जाएंगे। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, बिकॉज मैं एनेस्थीसिया में था, हमें अक्सर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के पेशेंट्स हमें देखने पड़ते थे। और अगर एक टेबल पे सर्जरी हो रही है और पेशेंट अचानक डिस्नेक होकर डिसैचुरेट कर गई है लेटे लेटे ही, तो आप हमें एक गाइडलाइन थी कि आप ये समझ जाएं कि पेशेंट फ़ौरन से ही फैट एम्बोलिज्म में चली गई है, सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में चली गई है, और आप फ़ौरन से उसे वेंटिलेटर पे डाल दें। ठीक है, अगर वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में केस हो रहा था तो। अगर तो ऑब्वियसली उसमें हो रहा था तो आप के पास और बहुत सिम्टम्स आते हैं। आपको अगर लग रहा है कि उसको टैकीकार्डिया शुरू हो गया है, या ब्लूइश हो रही है, या फिर उसके होंठ ब्लू हो गए हैं, सेंट्रल साइनोसिस शुरू हो गया है, फिर उसको ट्रीट करने के डिफरेंट तरीके हैं। उसमें सैचुरेशन इंक्रीज करने के लिए हमें गैसेस को इंक्रीज करना पड़ता है। एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज़ ए वेरी अनकॉमन एक्चुअली ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, बहुत कम होती है ये। ठीक है, लेकिन ये होती क्यों है, इसकी बड़ी एक नीचे तो सिम्टम्स लिखे हुए हैं, इसकी बड़ी अच्छी यहाँ पे एक बात की है। जो कॉज इज द इन्फ्यूजन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल टिश्यू इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन वाया टीयर इन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन और रप्चर ऑफ यूट्राइन वेन्स। एक्चुअली ये सर्जरी का एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, ये सर्जरी का एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, कि आपको सर्जरीज होंगी, अगर सर्जरी हुई, अक्सर ऐसे होता है कि जब वॉयलेंटली बेबी को आप, अगर फॉर एग्जांपल बेबी स्टक हो गया है, या फॉर एग्जांपल ब्रीच प्रेजेंटेशन थी और आप बहुत खींच के एग्रेसिवली आप पेशेंट उस बेबी को निकालने की कोशिश करेंगे प्लेसेंटा से, तो अक्सर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द टीयर ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन या रप्चर ऑफ यूट्राइन वेन्स। ये आप जब एग्रेसिवली और आप एक बहुत ही अनकंडीशनल अनयूजुअल मैनर में आपने बेबी को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो ये कहते हैं, सर्जन्स को ये कहा जाता है कि जब आप बेबी को आउट करने की कोशिश करें तो फिर, क्योंकि जब बेबी को आउट करने की आप कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप प्लेसेंटल रप्चर खुद करते हैं बाय द इंसीजन बेबी को आउट करने के लिए, तब भी जो मदर होती हैं वो बहुत वल्नरेबल होती हैं, बिकॉज सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो हैं वो आपकी बॉडी के उस एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपकी बॉडी बहुत सारा सर्जिकल स्ट्रेस को एकदम कंपनसेट करने के लिए फाइट कर रही होती है। उस फाइट के दौरान अगर आप इस किस्म के डीकम्पनसेशन कर दें बॉडी को, तो फिर अच्छा खासा क्राइसिस आता है मदर की हेल्थ कंडीशन में। अच्छा, एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा, if patient survives the initial crisis, pulmonary edema typically develops, ठीक है, because of the lodge of this amniotic fluid in pulmonary vasculature, which leads to disseminated intravascular coagulation। अच्छा जी, ये डिजीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, disseminated intravascular coagulation, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसका नाम नहीं पता था। मैंने आपसे उस वक्त ये डिस्कस भी किया था कि disseminated intravascular coagulation हो या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो, जो हम पढ़े थे, एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़े थे, एंटीकोगुलेशन एक डिजीज़ के बारे में पढ़े थे, एंड वो कार्डियोलिपिन सिंड्रोम भी कहा जाता है उसको। ये दोनों मैंने उस वक्त ये इसका नाम लिया था DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में एक्चुअली इतनी कोगुलेशन हो रही है, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था लास्ट लेक्चर में, कि ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेटलेट्स कंज्यूम हो जाएंगे एबनॉर्मली कि नॉर्मल ब्लीडिंग के लिए भी आपके पास नहीं बचेंगे। ठीक है, तो वो इतने एबनॉर्मली यूज हो रहे होंगे। एक्चुअली होगा क्यों इसको, एक्चुअली होगा इसलिए बिकॉज देखें, फिब्रिनोलाइसिस एंड थ्रोम्बोसिस ये एक काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। थ्रोम्बस नहीं बनेगा, माइनर ब्लीडिंग कौन संभालेगा, कंसील्ड ब्लीडिंग कौन संभालेगा। फिब्रिनोलाइसिस नहीं होगा तो थ्रोम्बोसिस हो जाएगा पेशेंट को। इसमें हो ये रहा है, जो टिश्यू फैक्टर होता है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे का जो इनिशिएटर है वो टिश्यू फैक्टर है, विच इज़ एक्चुअली ए प्लाज्मा प्रोटीन मीडिएटर।
ये एक मीडिएटर है एक्सट्रिंसिक पाथवे का। जब तक टिश्यू फैक्टर एक्सपोज नहीं होता टू योर प्लेटलेट्स, जैसे कोलेजन एक्सपोज होता है इंट्रिंसिक पाथवे में टू योर प्लेटलेट्स टू एक्टिवेट दोज प्लेटलेट्स, इसी तरह इंट्रिंसिक पाथवे के लिए टिश्यू फैक्टर का होना ज़रूरी है। ये भी एंडोथेलियम में मौजूद है, मोनोसाइट्स में मौजूद है, मैक्रोफेजेस में मौजूद है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में मौजूद है ये ऑलरेडी, ठीक है, उनके एंडोथेलियम में ऑलरेडी मौजूद है। तो टिश्यू फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है, DIC में कहा यह जाता है। इतना रिलीज हो जाता है कि प्लेटलेट्स जहां टिश्यू फैक्टर को देखते हैं वहां पे वो टिश्यू फैक्टर उनको अक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करना शुरू कर देता है। तो मल्टीपल जगहों पे एबनॉर्मली प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू हो जाती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू हो जाएगी तो प्लेटलेट एबनॉर्मली कंज्यूम हो जाएंगे और जहां चाहिए वहां नहीं मिलेंगे और आपको मल्टीपल साइट्स पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। सो फिर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो एक मैकेनिज्म था जिसने मेंटेन करना था कोगुलेशन एंड फिब्रिनोलाइसिस को, अब ऐसा नहीं है। अब कोगुलेशन ही हुए जा रही है, फिब्रिनोलाइसिस हमसे नहीं हो पा रही। सो ये जो काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म थे ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। इन पेशेंट्स में अक्सर आपको ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स मिलेंगे फिब्रिनोजेन को, जिसे हम फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि जितना थ्रोम्बोसिस हो रहा होगा कुछ जगहों पे क्लॉट्स टूट भी तो रहे होंगे, तो जहाँ पे फिब्रिन टूट रहा होगा वहाँ पे आपको फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे, फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे, जिनकी अगर लेबॉर्ट्री करवानी हो तो हम कहते हैं डी डाइमर्स करवा लें जी। इनके डी डाइमर्स अगर करवा लेंगे तो वो डी डाइमर्स एक्चुअली लेबॉर्ट्री नेम है फिब्रिन डिग्रेडेशन या स्प्लिट प्रोडक्ट्स का। हम ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के पेशेंट में करवाते हैं। सो एम्बोलिज्म के लिए इतना काफ़ी है। इन्फेक्शन पे चलते हैं। एंड इनफैक्ट इज़ एन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस कॉज्ड बाय एक्लूजन ऑफ वेस्कुलर सप्लाई। हमने इन्फेक्शन को अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है, आप इसको एक दफ़ा खुद देख लीजिएगा। लेक्चर वैसे भी लंबा हो रहा है, सो मैं जल्दी से शॉक पे जाता हूँ, क्योंकि इन्फेक्शन को हम जितना डिस्कस कर सकते थे हमने कर लिया है। रेड एंड वाइट इन्फेक्शन को खुद देख लीजिएगा, कोई ख़ास इसमें बात नहीं है, सिर्फ लोकेशंस एंड शेप ऑफ इन्फेक्शंस का डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। शॉक क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ें। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो। अच्छा जी, कौन कौन से शॉक्स होते हैं जी? शॉक्स के ये नाम हैं और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक, बिकॉज हमने ये सारी बात पढ़ी हुई है। आप ज़रा इसको एक दफ़ा रीड करें, आपको पता चल जाएगा कि ये तो हमने पढ़ा था कहीं। ये कहाँ पढ़ा था हमने एपोप्टोसिस में पढ़ा था ये, कि किस तरह सेल नेक्रोसिस होता है, किस तरह सेल की डेथ होती है। ये पढ़ लें। सेल्स स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनएरोबिक, क्या होता है उससे? लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। सेल फंक्शन चीजेज एंड स्वेल्स, राइट? स्वेल्स व्हाई? बिकॉज द सोडियम पोटेशियम पंप इंपेयर हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेशन, बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ योर ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट, वो जो इलेक्ट्रॉन चेन थी वो इंपेयर है अब। उसकी वजह से क्या होगा? सेल स्वेलअप होगा और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा, जेनेटिक डैमेज होगा, जिसकी वजह से सेल डेथ होगी। हमने ये सारी बात डिस्कस की थी। थर्ड लेक्चर जो मैंने आपको दोबारा पढ़ाया था एपोप्टोसिस में, उसमें ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया था, याद होगा आप लोगों को। पैथोफिजियोलॉजी इसमें बड़ी अच्छी एक्सप्लेन्ड है। देखिए जी, सेप्टिक में क्या है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है और वो जो जर्म्स थे, वो जो इन्फेक्शन था, अब वो ब्लड बॉर्न हो गया है और पूरी बॉडी में फैल रहा है। उसकी वजह से सेप्सिस होगा और फिर सेप्टिक शॉक होगा। कोई भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होंगे बॉडी में, मीडिएटर रिलीज होंगे। कौन से मीडिएटर? नीचे सारे लिखे हुए हैं, कीनिन, फिब्रिनोलाइटिक्स, फैक्टर्स, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, विच लीड्स टू, आपको याद है ये जितने भी मीडिएटर्स थे हमने डिस्कस भी किए थे, जो क्या करवा रहे हैं? एक्स्ट्रावाजेशन करवा रहे हैं आपके ब्लड की, ठीक है। वो एक्स्ट्रावाजेशन जो होगी उसकी वजह से, अगर बहुत एबनॉर्मल एक्स्ट्रावाजेशन हो रही है तो ऑब्वियसली एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया एंड ऑर्गन डैमेज होगा, इंक्रीज्ड मीडिएटर रिलीज होगा, डैमेज टू एंडोथेलियल सेल्स। इतने एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होंगे, इतनी रिट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगी कि ब्लड सारे के सारा वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा और इंट्रावेस्कुलर सर्कुलेशन के लिए फ्लूइड बचेगा ही नहीं, ब्लड बचेगा ही नहीं। अच्छा, ये कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं
ठीक है, बैरोरिसेप्टर्स हैं, अगर ये डिटेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल कि इस्कीमिया शुरू हो गया है, तो इनका क्या मैकेनिज्म है, इन्होंने कंपनसेट कैसे करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, इन्होंने ये करना है कि इंक्रीज हार्ट रेट करवा देना है। ये कर क्या रहे हैं, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को कंपनसेट करने की, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म हम सारे डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली आपकी सर्कुलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? इंक्रीज हार्ट रेट करके, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट करके, वेजोकंस्ट्रिक्शन करके, ताकि जो पेरिफेरल ब्लड है उसकी पूलिंग ना हो, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो और हम कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकें, ब्लड को हार्ट की तरफ बढ़ा के, क्योंकि जितना हम वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे उतना ज़्यादा हम आफ्टर लोड बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा वेनस रिटर्न बढ़ाएंगे। एंजियोटेंसिन रीनल मैकेनिज्म आपको पता है, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, ये भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच एक्ट्स ऑन योर एक्वापोरिन चैनल्स इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसने क्या करना है, एंटी डायूरेसिस करवानी है, वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्ब करवाएगा, और रीअब्जॉर्ब करवाएगा तो आपका ब्लड कंटेंट बढ़ेगा, ब्लड विस्कोसिटी कम होगी, ब्लड ऑस्मोलैलिटी कम होगी, ऑब्वियसली सर्कुलेशन के लिए हमारे पास ज़्यादा फ्लूइड होगा, ज़्यादा ब्लड होगा। ये सारे के सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, फेलियर होगा अगर इन कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स का, व्हाट इट डज टू योर बॉडी, शॉक। स्टेजेस ऑफ शॉक क्या हो सकती हैं जी? जो स्लाइड्स में छोड़ रहा हूं, मुझे पता है कि वो मैंने पढ़ा दी हैं आपको, उनको रीड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने वो बात कर ली है, परेशान नहीं हो जाइएगा। ऑल्सो नोन एज कंपनसेटेड स्टेज, वाई? बिकॉज इसमें आपके कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स ही आपको रिवाइव करवा देते हैं, किसी थेरेप्यूटिक ड्रग्स की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, फुल रिकवरी हो जाती है विदाउट हेल्प फ्रॉम आउटसाइड थेरेपी। प्रोग्रेसिव में क्या है, विदाउट थेरेपी, विदाउट एनी ड्रग्स, इट लीड्स टू डेथ, बिकॉज शॉक जो है वो स्टेडिली, वो प्रोग्रेसिवली बगैर रुके वर्ष से वर्ष होता जाता है। हो सकता है इसका प्रोग्रेशन आप प्रिवेंट कर सकें अगर आप थेरेपी देंगे तो। irreversible stage, shock has progressed to such an extent that all forms of known therapy are inadequate to save the person's life. इस हद तक शॉक ऑलरेडी इस्कीमिया कर चुका है कि अब आउटसाइड थेरेपी भी कंपनसेट नहीं कर पाएगी और ये स्टेज इरिवर्सिबल है। लेकिन पेशेंट स्टिल अलाइव होगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि हम इसे वेंट पे डालना पड़ जाएगा और वेंट के बाद हम इसे रिवाइव नहीं कर पाएंगे। क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं शॉक के, टैकीकार्डिया, टेकिपनिया, वीक पल्सेस, हाइपरटेंशन, कोल्ड स्किन, ये सारे आप डिहाइड्रेशन पढ़ लें, आपको ये सारा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जाएगा पेशेंट। सेप्टिक शॉक के अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, हाइपरडायनेमिक स्टेट में, फिर हाइपोडायनेमिक स्टेट क्या है, हाइपरडायनेमिक स्टेट कैसे आएगी, जब आप सारे का सारा फ्लूइड इकट्ठा करने का शुरू कर देंगे, ADH रिलीज करवाएंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म इंक्रीज बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कार्डियक आउटपुट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिली बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब आपने ये सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स कर लिए और जब वो फेल हो जाएंगे तो आप डीकंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और डीकंपनसेटरी मैकेनिज्म में आप देख लें डिक्रीज BP, लो कार्डियक आउटपुट, बिकॉज वो सारे जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म थे वो फेल हो गए हैं और बॉडी अब डीकंपनसेशन की तरफ जा रही है, डेथ की तरफ जा रही है। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे।